ओके, तो अब हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, विच इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर 2 है, नई किताब गणित मंजरी का, है ना। तो हमें पहले चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर और पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। बेसिकली पॉलिनोमियल ऐसी इक्वेशन होती है, जैसे मैंने ऐसा लिखा कुछ 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल के अंदर जैसे ये जो है, ये पार्ट जो है, क्योंकि इसके साथ कोई x, y, z कुछ अटैच नहीं है, तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें वेरिएबल कौन है? x इसका वेरिएबल है। अगर मैं पूछूं कि इधर वेरिएबल कौन है? x है, इधर भी वेरिएबल कौन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन नहीं होता, ठीक है। पॉलिनोमियल होने की देखो जो एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने की एक कंडीशन है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी x है, y है, z है, कुछ भी है, उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब मैं लिखता हूं एक बार इसको कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। मतलब जैसे मैं एक इक्वेशन को लिखता हूं यहाँ पे 6x² माइनस 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब है हाँ है। इधर x की पावर कितनी है? 2। 2 तो होल नंबर होता है, जिसको नहीं पता होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं ऐसे। इधर x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी ठीक है। इधर x की पावर कितनी है? आप बोलोगे 0 है। अगर यहाँ पे जैसे 5 लिखा है ना, और इसके साथ x का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको हम 5 की पावर 0 बोल देंगे, क्योंकि 5 किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो x की पावर है वो कितनी है? वो 0 है। तो दैट मीन्स सारी की सारी चीज़ें ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? 6x की पावर 0.2 प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब है नहीं है, क्योंकि x की जो पावर है वो डेसिमल में आ गई यहाँ पे, ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, है ना। रूल क्या कहता है, बस आपकी जो x या y या z या जो भी है, जो भी वेरिएबल है, उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, जो कि 0, 1, 2, 3 ऐसे लाई करती है। इधर बताना ये है कि नहीं है। 6x की पावर 3/2 प्लस 2x² प्लस 8, ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? ऐसा मत देखो कि, ऐसा मत सोचना कि ये तो नहीं है, ये है, ऐसे मत सोचने लग जाना। ये पूरे की पूरी इक्वेशन को इकट्ठे जज करनी होती है हमें। अगर एक बार भी x की पावर उल्टी सीधी आ गई, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक इधर देखना, 6x³ प्लस 2x प्लस 8, पूरे के नीचे कितना है? x है। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसे नहीं बता सकते। एक बार इसको इसके नीचे रखा, कितना आया? 6x³ अपॉन में x। एक बार इसको इसके नीचे रखा, एक बार इसको इसके नीचे रखा, ठीक है। इसको इससे काटा तो कितना हुआ? 6x का स्क्वायर हो गया ये तो। इसको इससे काटा तो ये तो 2 हो गया। ये नीचे जब भी x होता है ना, इतनी बात ध्यान रखना, 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। कभी पावर नेगेटिव रहती है, दैट मीन्स वो कैसे रेसिप्रोकल हो जानी चाहिए उसका। तो ये x नीचे है ना, तो इसको मैं 8x की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो अब देखना ये पॉलिनोमियल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव हो गई है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे बिना सॉल्व किए हम बोल नहीं सकते कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। इतना पॉज कर लो। अभी मैं समझाता हूँ एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी बात क्लियरली समझ आती है।
तो पॉलिनोमियल तो समझ आ गया, बस एक टॉपिक और पढ़ना है, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 से। यहाँ पे कह रहा है बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल, जो भी पूरी इक्वेशन लिखी है उसकी सबसे जो बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x, तो यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी पावर है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 4 हो जाएगी। इसको हम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, 4th डिग्री पॉलिनोमियल। इसको देखो जरा, 4x प्लस 2, इसमें डिग्री बताओ कितनी है, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, अगर कोई पावर नहीं है तो आप 1 लगाओगे तो इसकी डिग्री ऑफ कोर्स 1 हो जाएगी। आई होप डिग्री निकालनी समझ आई है। जरा इसकी डिग्री बताना, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है, तो एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, इसको इससे करा 6x स्क्वायर, इसको इससे करा, अब बताओ डिग्री कितनी हुई। तो बेसिकली बिना सॉल्व करें आप कुछ भी जज नहीं करना, ठीक है। अगर डिग्री कांस्टेंट ना हो तो आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है आपको सिर्फ वो देखनी है। यहाँ पे जो 3 था, ठीक है, मानो यहाँ पे एक और नंबर मैं ऐड कर दूँ 5 की पावर 10, ऐसे भी ऐड कर दूँ अगर मैं, तो भी इसकी जो डिग्री है वो 10 नहीं होगी, क्योंकि वो 5 पे है। 5 एक कांस्टेंट है, 5 की पावर 10 कोई नंबर बनेगा हमें क्या पता, लेकिन हमें तो x की पावर देखनी है ना, तो दैट डजंट डू एनीथिंग विद द इक्वेशन। इधर बताना 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 5x, डिग्री बतानी है हमें। बता सकते हैं क्या, बड़े आराम से बता सकते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इसके नीचे रखा, कितना आया 6x स्क्वायर अपॉन में 5x, 2x अपॉन में 5x, एक्स क्यूब अपॉन में 5x। इसको इससे काटा तो 6/5x आ गया, 6/5 x ऐसे रह गया। इसको इससे काटा ये तो 2/5 हो गया। इसको इससे काटा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। दैट मीन्स सबसे बड़ी डिग्री कौन है, 2 है x की सबसे बड़ी पावर, तो डिग्री कितनी है 2 है। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल से कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होता है क्या, 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है बेसिकली जिसमें सबसे बड़ी पावर x की या y की या z की, कोई भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 0 हो। जैसे मैं ऐसा लिख दूँ 5x की पावर 0, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब ये भी बताया था x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये सिंपल 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि सिंपल 5 बन जाएगा। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल और कुछ नहीं होते, नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 3.2 हो गया, 4/5 हो गए, सारे के सारे 0 डिग्री पॉलिनोमियल हैं। क्यों है, क्योंकि इन सभी के साथ जो x का टर्म है वो 0 हो चुका है उसकी पावर, इस वजह से ये सारे के सारे 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड कुछ ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे होते हैं उनकी डिग्री ऑफ कोर्स 1 होती है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, ऑफ कोर्स 0 होती है। इनकी जो डिग्री होती है 1 होती है इनकी डिग्री। मतलब ऐसे सिर्फ x लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, 3x लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है 3x प्लस x, ऐसे लिखा हुआ है, डिग्री कितनी है स्टिल 1।
2x प्लस 3 लिखा हुआ है, डिग्री कितनी है? 1 ही तो है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, इसकी डिग्री कितनी है? 1 ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, इसमें x भी है और y भी है। देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना? तो है तो लीनियर ही, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स में। ठीक है। थर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, इनकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x का स्क्वायर, डिग्री कितनी है? स्क्वायर में 6x स्क्वायर प्लस 5, डिग्री कितनी है? 2 ही है। 2x स्क्वायर प्लस 6, डिग्री कितनी है? 2 ही है। 6x स्क्वायर प्लस x, डिग्री कितनी है? 2 ही है। 6x स्क्वायर, डिग्री कितनी है? समझ गए? इसके बाद एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री 3 हो जाती है। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। इसके एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हो क्या? ठीक है, पावर 3 लगानी है बस x की तुम्हें। ठीक है, उससे बड़ी पावर कोई मत लगाना। तो ये 3 हमें पढ़नी है, वैसे तो और भी होती है, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह भी होती है, लेकिन इतना बहुत है हमारे लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ कह रहा है राजू वेंट ऑन अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द सेल। कह रहा है सील्ड बॉक्सेस हैं, एक डब्बा पेन का नज़र आ रहा है, एक डब्बा पेंसिल का नज़र आ रहा है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो रेड बॉक्स है उसके अंदर 4 पेन्स हैं। ठीक है, दुकानदार ने उसे बताया ये रेड बॉक्स है 4 पेन ईच एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच। ब्लू बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, ब्लू बॉक्स के अंदर कितनी है? 5 पेंसिल है। नाउ इफ राजू बॉट एक्स तो खरीद लिए उसने रेड बॉक्स, एक्स को क्या खरीद लिए? टोटल बेसिकली नंबर ऑफ रेड बॉक्स जो उसने खरीदे वो x थे, और ऑफ कोर्स y उसने ब्लू बॉक्स खरीदे होंगे। नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स उसने y खरीदे होंगे। ठीक है, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। कह रहा है कि टोटल उसने कितने पेन और पेंसिल खरीद लिए। एक चीज से समझते हैं, अगर आप एक रेड बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स खरीदो तो आपके पास टोटल कितने पेन पेंसिल हो गए? 4 पेन 5 पेंसिल, यानी कि टोटल 9 पेन पेंसिल हो गए अपने पास, है ना? अगर मैं बोलूं आप 2 तो रेड बॉक्स खरीदो, 1 ब्लू बॉक्स खरीदो, तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, है ना? कितना हुआ? 8 जमा 5 यानी कि 13 पेन पेंसिल हो गए। क्लियर? मैं बोलूं तुमने 4 तो रेड बॉक्स खरीदे, 6 पेंसिल बॉक्स खरीदे या ब्लू बॉक्स खरीदे, तो टोटल कितने हो गए? भाई 4 खरीदे क्या? रेड बॉक्स के अंदर 4 पेन आते हैं। ये कितने खरीदे थे? 6 खरीदे क्या? पेंसिल्स बॉक्स जिसके अंदर 5 आते हैं। तो 4 4 ज़ा 16, 6 5 ज़ा 30, कितना हुआ? 40। अब मैं तुमसे बोलूं कि तुमने x तो खरीदे रेड बॉक्स, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है x से, और फिर y खरीदे पेंसिल बॉक्स, यानी कि y को मल्टीप्लाई करना है 5 से। जो भी है उनको जोड़ देना, बन गई हमारी इक्वेशन। क्या बनी इक्वेशन हमारी? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स कितना हो गया? 4x प्लस 5y। ठीक है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन एज यू कैन ऑलरेडी सी इट। ठीक है, फिर यह कहता है इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री हाउ मेनी पेन पेंसिल डिड ही गेट टुगेदर। कह रहा है उसके पास, दुकानदार ने इतने सारा सामान खरीदा, उसने 3 एक्स्ट्रा पेंसिल उसने एक्स्ट्रा दे दी उसको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ
इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा, अगर उसके पास 3 एक्स्ट्रा मिल गई हैं तो 4x प्लस 5y प्लस 3। क्लियर इतनी बात? दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में पूछता है ये हमसे। ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन है बताना? एक तो x है, एक y है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो बदलेगा नहीं, वेरिएबल वो चीज होती है जो बदल जाएगा। अगर उसने एक डब्बा खरीदा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर उसने एक रेड बॉक्स खरीदे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर उसने 2 ब्लू बॉक्स खरीदे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन 3 की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी कभी, चाहे वो कितने डब्बे खरीद ले, पेन तो उसको फ्री 3 ही मिलने। बात समझ रहे हो? अब इसी पे बेस्ड में आप बेसिकली ये जो तुमने इक्वेशन बनाई है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, कैसा सा छोटा सा ना, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा इस पे मैं, बस मुझे इतना बताओ, अगर राजू नाम था ना इसका, हाँ राजू, अगर राजू 4 तो खरीदता है क्या रेड बॉक्स और 2 खरीदता है ब्लू बॉक्स, टोटल कितने पेन पेंसिल हो गए उसके? क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स, पेन एंड पेंसिल्स। कर सकते हैं क्या हम फिगर आउट इसको? बड़े आराम से कर सकते हैं। 4 रेड बॉक्स खरीदे थे तो नंबर ऑफ रेड बॉक्स यानी कि x क्या है? 4 है। 2 ब्लू बॉक्स खरीदे थे यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स क्या है? यानी कि y की वैल्यू 2 है। उठा के इनको इसमें लगा दो, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पेन स्लैश पेंसिल्स कितने हो गए इस पे? 4 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है भाई? 5 मल्टीप्लाइड बाय y कितना है भाई? जमा 3, 4 4 जा 5 2 जा प्लस 3, कितना हुआ टोटल? 29 टोटल पेन्स आ गए उस पर। क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल नंबर 2 इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ मीटर लेंथ L, मतलब कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हम पे, उसकी लेंथ L मीटर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ उसकी W मीटर है, विड्थ उसकी W मीटर है। हैज़ टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड, बेसिकली इस पे फेंसिंग करनी है। पॉज करना। तो हम कहाँ थे? A rectangular garden of length L and width W meters has to be fenced, मतलब fencing मतलब समझते हो, इस पे बाउंड्री लगानी है हमें यहाँ से ऐसे, and decorated, और उसको डेकोरेट भी करना है। A wire fence is to be laid along the length of costing 100 rupees per meter and a wooden fence is to be built along costing 80 rupees per meter. Special seeds have been sown throughout the garden which is called 50 rupees per meter. ओके, बहुत सारी वो चीज़ हो गई हम पे। ठीक है, ऐसा है कि देखते हैं, चलो कुछ है ना। पहले मेरे को इसका पेरीमीटर बताओ। आप बोलोगे पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को जोड़ना होता है। ये लेंथ है तो ऑफ कोर्स ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ऑफ कोर्स ये भी विड्थ होगी। ठीक है, सारी साइड्स को अगर हम जोड़ेंगे L प्लस L कितना हो गया? W प्लस W कितना हो गया? 2 कॉमन लेना तो 2L प्लस, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द पेरीमीटर, जो कि हमें पहले से भी पता था। ठीक है, अब कहता है कि अ वायर इज टू बी फेंस, अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलॉन्ग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपये पर मीटर। कह रहा है लेंथ जो है ना, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसके ऊपर तो हमें वायर लगानी है, मतलब यहां पे वायर लगेगी और यहां पे भी। इसे मैं पेरीमीटर को हटा देता हूं, अभी किसी काम का नहीं है ये, क्योंकि फिगर में ही थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं। यहां पे भी
वायर लगेगी, ठीक है। और जो ये वायर का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वायर जो है ये कह रहा है 100 रुपये पर मीटर का है, मतलब 1 मीटर के 100 रुपये लग जाएंगे आपके। फिर कह रहा है एक वुडन फेंस, एक लकड़ी का फेंस लगेगा विड्थ पे, मतलब यहां पे वुड लगनी है, मतलब लकड़ी की दीवार खड़ी होनी है एक, ठीक है। एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलॉन्ग द विड्थ ऑफ कॉस्टिंग 80 रुपीज पर मीटर, मतलब कॉस्ट ऑफ वुड की जो कॉस्ट आएगी वो 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल सीड्स हैव सोन थ्रू आउट द गार्डन, कह रहे हैं इस गार्डन के अंदर एक नई तरह के बढ़िया से बीज बोए हैं हमने, ठीक है। विच विल कॉस्ट 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के 50 रुपये हैं। तो मैं कॉस्ट ऑफ सीड्स कितना है 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपये हैं, ठीक है। सारे मेजरमेंट मीटर में ही है, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड, कह रहा है टोटल कॉस्ट इस सारा काम करने में कितनी आ जाएगी पता करते हैं, चलो, ठीक है। सबसे पहले हम कॉस्ट निकालते हैं बाउंड्री बनाने की, ठीक है। आप बोलोगे एल लेंथ तक पे हमने, लेंथ थी कितनी एल, और यहां पे भी लेंथ थी कितनी एल, बेसिकली एल लेंथ, इस वाली जो एल लेंथ है, ये वाली जो एल लेंथ है, इस पे कितना खर्चा कर दिया हमने। आप बोलोगे इस एल लेंथ पे हमने वायर लगाया था और 1 मीटर के 100 रुपये लग जाते हैं, है ना, एल मीटर है ना टोटल ये, है ना। 1 मीटर कितने लग जाते हैं 100 रुपये, 100 रुपये पर मीटर, यही तो था, क्लियर। और इसके जैसा एक और भी था सेम, जितना खर्चा इधर आया उतना ही खर्चा इधर आया, इससे अच्छा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना खर्चा यहां बनाया हमने उतना ही खर्चा यहां बनेगा, ठीक है। एक और भी तो है, आप बोलोगे ये रहा, विड्थ जो है वो कितने मीटर है, वो W मीटर है। W मीटर को वुड कितना है 80 रुपये पर मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 80 रुपये पर मीटर से, क्लियर इतनी बात। और विड्थ भी कितनी बार है 2 बार, ये तो किसका खर्चा आ गया, ये फेंसिंग का खर्चा आ गया। इसमें एक चीज और जोड़नी है, अंदर जो बीज बोए उसका खर्चा, अंदर जो बीज बोए हैं हमने वो तो एरिया है ना, अंदर का जो होता है पार्ट दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ एल मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के W मीटर से, है ना, ये आ गया एरिया। और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपये अपॉन में मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई परेशानी इतने में, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मीटर से मीटर तो कट गया, ठीक है, कितना आया 2L इंटू 100, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को L को 100 को, तो कितना आ जाएगा 200 L रुपीस, इतना बन गया। प्लस यहां कितना खर्चा आ गया 160, देखो इधर भी मीटर से मीटर तो गायब हो गया, 160 W रुपीस। इधर कितना खर्चा आ गया L इंटू W, इधर थोड़ा कचरा हो रखा है तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, L इंटू W, मीटर को मीटर से करा तो मीटर का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। मैं यूनिट्स भी साथ साथ में लगा के चल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन में मीटर का, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो चला गया, कितना आया ये 200 L रुपीस प्लस 160 W रुपीस प्लस L इंटू W इंटू 50, यानी कि 50 LW रुपीस, सारा का सारा रुपीस में आ गया। ये रुपीस कॉमन ले लो, यानी कि 200 L प्लस 160 W प्लस 50 LW रुपीस, इतना खर्चा आया टोटल हमारा, 200 L 160 W 50 LW रुपीस, क्लियर इतनी बात।
तो ये बना हमारा टोटल खर्चा इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा एग्जैक्ट ये भी है। अब इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछता है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे आपको। तो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, पहले इसमें टर्म्स बताओ। भाई इसके अंदर 3 टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो इसके अंदर थिंक एंड रिफ्लेक्ट के पहले का आंसर हो गया कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 3 है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 2 ही हैं, L, W, और तो कुछ है ही नहीं। और कुछ है क्या? अब यहाँ कह रहा है इसके ये तो हमने बता दिया, वेरिएबल बता दिया, कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ L का कोफिशिएंट बताओ 200। जो कोफिशिएंट का मतलब होता है मैं L का कोफिशिएंट पूछूं तो उसके आगे वाला नंबर। तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। L का कोफिशिएंट क्या है, W का कोफिशिएंट क्या है, और LW का कोफिशिएंट क्या है, 50, ठीक है। ये तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड एग्जाम्पल 1। थिंक एंड रिफ्लेक्ट का ही बेसिकली, ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 था, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला ये है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का दूसरा यहाँ पे है। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारा बना था वो कैसा था, 4x + 5y + 3, ऐसा बना था एग्जाम्पल नंबर 3 में। इसमें ऐसा बना, ये दोनों में क्या अंतर है? आप बोलोगे पहला टर्म तो एक जैसा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम वेरिएबल, नंबर है वेरिएबल है, ठीक है, नंबर है वेरिएबल है, ठीक है। लास्ट वाला जो टर्म है उसमें 2 वेरिएबल आ गए, लास्ट वाले टर्म में इसमें कांस्टेंट था। तो अंतर क्या है इसका, बेसिकली मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप लिख लेना कि इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज इन द थर्ड टर्म it has 2 different variables multiplying together। बेसिकली 2 डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से ये उससे अलग है। उस वाले में ऐसा नहीं था, उसमें फिक्स था कुछ वो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखो। सो एग्जाम्पल नंबर सेज अ वायर ऑफ लेंथ 20 इज बेंट इन द डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो कह रहा है एक वायर है और इसका 20 सेंटीमीटर की वायर है ये, इसको हमने डिफरेंट वेज से रेक्टेंगल बनाया, इससे हमने मोड़ के इसको। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 एंड विड्थ 3। तो कह रहा है एक हम रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ 7 कितनी हो, 7 हो, और विड्थ कितनी हो, 3 हो। इसने खुद ही एग्जाम्पल देके बताया। इसका बताना पेरीमीटर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे ये 7 है तो ये 7 है, 14 हो गया, ये 3 है तो ये 3 है, 6 हो गया, 14 + 6 कितना होता है, 20। तो ठीक है, इसको काट के सीधा करोगे तो वही बनेगा। क्लियर है इतनी बात? तो फिर कहता है एंड वी कैन ऑल्सो लेंथ, कह रहा है एक और लेंथ भी कर सकते हैं हम। कह रहा है लेंथ हम 5.5 कर सकते हैं, विड्थ हम 4.5 भी कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। ये 5.5 तो ऑफकोर्स ये भी 5.5, वो 4.5 तो ऑफकोर्स ये भी 4.5। 5.5 को 5.5 से जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, 5.5 को 5.5 से जोड़ा 11 आ गया, 4.5 को 4.5 से जोड़ा कितना आ गया, 4 4 8 होता है 9, तो 11 9 20। तो अब ठीक है, वो भी बन रहा है इससे। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हाँ ठीक है, बना सकते हैं। थिंक अ फ्यू वेज मोर, कह रहा है 1-2 तरीके और सोच के बताओ। ऐसे सोच सकेंगे, बिल्कुल सोच लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीका ऐसे सोच लेते हैं, एक काम करो, इसको 6 कर दो, इसको 6 कर दो, कितना चला गया उसमें से, कितना चला गया, कितना बच गया, तो 4 4 बन गया। एक तरीका यही सोच लिया। और कुछ सोच सकते हैं क्या हम? एक काम करो, इसको 18, इसको 9 कर लो, इसको 9 कर लो, कितना हो गया, इधर इधर कितना चला गया, एक। आप खुद से सोचना तीसरा वाला, ठीक है। इसके बाद कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। कह रहा है हमें इसका एरिया पता करना है, इन सभी रेक्टेंगल का एरिया पता कर सकते हैं हम कुछ करके, कर तो सकते हैं। देखो ध्यान समझना, तो मैं एरिया के लिए कुछ इक्वेशन लिखता हूं।
ध्यान से सोचेंगे इस बात को। अगर लेंथ मैंने x ले ली है, लेंथ मैंने, तो सामने लेंथ भी कितनी हो गई, x हो गई। ये कितना हो गया, गलत जवाब। सोचो दोबारा ध्यान से। देखो टोटल कितना था, चलो इसको तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए मैं y ही बोल देता हूँ, ठीक है, कोई परेशानी। हमें पता है कि 2x प्लस 2y कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। सही है बात है ना, ठीक है ना, नहीं समझ आई क्या? अरे x जमा x कितना हुआ 2x, y जमा y कितना हुआ 2y, तो 2x जमा 2y कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। 2 कॉमन लेना यहाँ से, x जमा y कितना हो गया, 2 इसके नीचे आया, तो x जमा y बराबर 10 हो गया। यहाँ से एक काम करो, y की वैल्यू निकालो। y की क्या वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 10 माइनस एक्स आएगी। कितनी आएगी, 10 माइनस एक्स। तो इस y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस एक्स। इस y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हमें तो एरिया चाहिए था। एरिया क्या होता है, तुम बोलोगे एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, सॉल्व करना, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बना हमारा एरिया 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आया हमारा एरिया। क्लियर इतनी बात? एरिया के लिए एक्सप्रेशन मांगा था, बता दिया हमने, कोई परेशानी नहीं इतने में। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एरिया के लिए एक्सप्रेशन आया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सोचो तो, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स वेरिएबल कोफिशिएंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कर सकते हैं बड़े आराम से, एक बार जल्दी से टर्म्स लिख दो। इसमें कितनी है, आप बोलोगे 2 ही तो टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हैं। फिर इसके बाद बोलता है कि वेरिएबल कौन कौन है, तो एक ही वेरिएबल है x। कांस्टेंट तो इसका 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है, कांस्टेंट नहीं है ना इसका। और क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है। x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट तो 10 है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसका एक कुछ नहीं है, माइनस का निशान है, दैट मीन्स माइनस का 1 है, याद रखेंगे इस बात को। इसका कोफिशिएंट कितना होता है, -1 हो जाता है, तो ये तो बता दिया हमने, ठीक है। फिर कह रहा है कैन यू पॉइंट सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। तो आप लिख देना डिफरेंस क्या है इनका, सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों के तीनों पॉलिनोमियल हैं। डिफरेंस क्या हो गया इनका, पहले देखो एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आंसर्स आए थे हमारे तीनों में, इसका आंसर करने से पहले। थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आया था वो कुछ ऐसा था, देखो 4x प्लस 5y जमा 3। दूसरे नंबर पे पॉलिनोमियल जो आया था 200l प्लस 160w प्लस 50lw। अभी जो पॉलिनोमियल आया वो ऐसा है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आप लिखना, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं सिमिलैरिटी, इधर मैं लिखता हूँ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। ऑफ कोर्स पहला जो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है वो डिग्री का नजर आ रहा है। इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 2 है, तो इधर आप लिख देना फर्स्ट एग्जाम बेसिकली फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल हैव डिग्री 1 बट द थर्ड पोलिनोमियल हैव डिग्री 2। इतना लिख दोगे, लिखना आता है इतना, बहुत बढ़िया बात, स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। दूसरा क्या अंतर लिखोगे आप, सिमिलैरिटी बताओ एक कि तीनों के तीनों पोलिनोमियल्स तो हैं, ऑल 3 आर पोलिनोमियल्स। एक और डिफरेंस सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं। एक सिमिलैरिटी है कि पहले पोलिनोमियल में 3 टर्म है, दूसरे पोलिनोमियल 3 टर्म है, एक सिमिलैरिटी ये हो गई। एक डिफरेंस ये हो गया कि इन दोनों में तो 3 टर्म है, इसमें 2 ही टर्म है, ये एक और डिफरेंस हो गया। समझ आ रही है ना बात मेरी। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये दोनों लीनियर पोलिनोमियल्स हैं, है ना। चलते हैं, चलो आगे। इसके बाद इन्होंने डिग्री, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट पोलिनोमियल समझाया, जिसको 0 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। हम सीधा सीधा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, मत पॉज करो।
2.1 जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके खुद से कर लो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्रीन पे दिख रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, बता देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 y क्यूब प्लस 2y माइनस 1 माइनस 9 4z माइनस 3। जरा बताना इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 2। इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 3। इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 0। नंबर जो होता है उसका 0 होता है डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 1, 2 एंड 3। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ऐसा कह रहा है डिग्री एक जिसकी होती है ऐसे पॉलिनोमियल्स लिख के दिखाओ। लिख देंगे, बड़ा आसान काम है। डिग्री एक के कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? 2x प्लस 1 डिग्री कितनी है, 1। 2y माइनस 1 डिग्री कितनी है, 2। 4 और लिख देना खुद से। डिग्री 2 के लिख के दिखाना, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है। डिग्री 3 के लिख के दिखाना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे एक x क्यूब आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सारी x में लिखी है, आप y, z, a, b, c, d किस में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पोलिनोमियल दिस। कह रहा है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये एक बढ़िया सा पोलिनोमियल दिया है हमें। इसमें हमसे पूछा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताओ। बता देंगे क्या? सॉरी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो कितनी है, 4 है, ठीक है। इसमें बोला x स्क्वायर एंड x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो बताना है। सो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताना। x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, x स्क्वायर क्या है, x क्यूब का क्या कोफिशिएंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट पूछ लिया। 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी गलत क्वेश्चन का लिख दिया मैंने, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ z बताना है आपको। यहाँ पे z का कोई कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि z का टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो आप बोलोगे z का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0z। अरे z 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया होगा, जब भी तो z का कोफिशिएंट कैसा है, 0 है। नहीं समझे? ये टर्म था ही नहीं यहाँ पे, ये टर्म ही नहीं था, तो हमने ऐड कर दिया इसको ज़बरदस्ती ऐसे 0z लिख के, ठीक है। तो कोफिशिएंट कितना है z का? कोफिशिएंट ऑफ z कितना है? 0, ठीक है। फिर 5वें क्वेश्चन में कहता है इधर, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल दिस। पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ऐसा पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें। कह रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है बताना। माइनस का 10 ऑफ कोर्स, समझ गए बात। तो ये है हमारा कांस्टेंट टर्म और इसी के साथ 2.1 समाप्त होती है, ठीक है। पॉज कर दो। तो अगला टॉपिक है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो शुरुआत करी है इन्होंने, वो एग्जाम्पल से करी है। एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसा कह रहा है,
बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल है क्या वो तो तुम्हें पता ही है, जिनकी डिग्री 1 होती है, ग्राफ बनाओ तो सीधी लाइन खिंच जाती है उनकी, है ना, ये सब तो मालूम है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज एक्स, एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है एक्स, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये सारी साइड्स भी कितनी कितनी हो जाएंगी, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, x जमा x जमा x जमा x कितना होता है 4x, विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को मैं मान लेता हूँ y है, तो y बराबर 4x, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। y क्या है यहाँ पे पेरीमीटर, x क्या है यहाँ पे साइड। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ कहता है अ चेस क्लब, बेसिकली यहाँ कह रहा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 2 3। यहाँ कह रहा है कि आपको अगर एक बॉक्स बनाने के लिए बोला थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, यहाँ कह रहा है कि बेसिकली y इधर x, ठीक है, तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए बोली, कह रहा है अगर x 1 होता, अगर x, तो इसकी जगह तुम 1 लगाओगे तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4 ही हो जाएगा। फिर अगले में कहता है अगर x 1.5 होता, तो इधर 4 x से क्या लगाना है 1.5 लगाना है, 15 को 4 से करा कितना आता है 60, इधर एक नंबर का पॉइंट आया यानी कि 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है 2 लगाओ, 4 दूनी, इसके बाद कहता है 2.5 लगाओ, 25 चौक कितना होता है 100 होता है, एक नंबर पॉइंट लगाया यानी कि 10 हो गया। तो ये सारे आंसर हमने निकालने के लिए बोला था इसने। अच्छा 3 का भी बोला हुआ है, बताना जल्दी से, 3 का 12 हो जाएगा, 3 4 12, है ना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पार्ट है ये वाला। इसमें फिर कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ साइड्स इज इंक्रीज बाय 0.4 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। इसी का ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट का ही अगला पार्ट ऐसे कहता है कि पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर साइड को हमने 0.5 बढ़ा दिया तो देखो y बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ऐसे है इक्वेशन हमारी। तो कह रहा है साइड को हमने 0.5 बढ़ा दिया, साइड को कितना बढ़ा दिया, जितनी भी साइड थी उसमें 0.5 जोड़ दिया, तो देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा। तो y बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार 4 को करा साइड से 4 इंटू साइड, प्लस एक बार 4 को करा किससे 0.5 से, 4 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आधा करना, किसी को भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मीन्स उसका हाफ कर रहे हो आप। तो 4 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो आपका पेरीमीटर कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, ठीक है, बात समझ गए। तो पेरीमीटर इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, है ना। पहले पेरीमीटर कितना था 4 इंटू साइड था, अब कितना हो गया 4 इंटू साइड से 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट हमने कम किया, ख़त्म किया अभी। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी कुछ ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें बनाने के लिए बोला है, कह रहा है अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फीस ऑफ 200 रुपये प्लस 50 रुपीज़ फॉर ईच मैच प्लेड। कह रहा है एक चेस का क्लब है जहाँ की ज्वाइनिंग फीस कितनी है, एग्जाम्पल नंबर 5 की ज्वाइनिंग फी हमें कितनी दी है 200 रुपये। कह रहा है प्लस 50 रुपीज़ फिर तुम जितने भी मैच खेलोगे फॉर ईच मैच, जितने भी मैच तुम खेलोगे उसके 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। एक पॉलिनोमियल बना दो जल्दी से, बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, अगर किसी ने बस ज्वाइन ही किया है, कोई मैच नहीं खेला, तो कितने रुपए दिए होंगे उसने 200 रुपये। ज्वाइन करके एक मैच खेल लिया कितने बन गए, ज्वाइन करके 2 मैच खेल लिया कितने बन गए 50 बढ़ते जाएंगे। ज्वाइन करके 4 मैच खेल लिया, बताना कितने बने, गलत जवाब, सोचो ध्यान से। ज्वाइन करके 4 मैच खेल लिए, ज्वाइन करा 200, 4 मैच खेल लिए मतलब कि 50 इंटू 4 कितना हो गया 5 चौक, सही जवाब 400 तुमने बोला था। तो
तो कितना आया, ज्वाइन करके 20 मैच खेल लिए तो कितना हुआ, ज्वाइन करके 20 मैच खेल लिए तो कितना बना, ज्वाइन करके 20 मैच खेल लिए तो कितना बना, ज्वाइन करा 200 रुपये बने, कितने मैच खेल लिए हमने, 20 इंटू 50, ये कितना होता है, प्लस 200 1200 रुपये बन गए टोटल, समझ रहे हो ना। तो ज्वाइन करा और मान लो किसके हिसाब से चलते हैं, एम मैच खेल लिए हमने, ठीक है, ज्वाइन करके कितने मैच खेल लिए, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, दैट इज कॉल्ड, कह देते हैं एम। तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, टोटल कॉस्ट आप बोलोगे 200 जमा 50 मल्टीप्लाइड बाय एम, ये बन गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मैं y कह देता हूं, तो इक्वेशन क्या बनी, y बराबर 200 जमा 50 m, बन गई इक्वेशन बढ़िया सी, है ना। ठीक है, बस बहुत है इतना। कह रहा है इफ अ प्लेड, अगर एक आदमी ने, थिंक एंड रिफ्लेक्ट है उसके बाद, कह रहा है अगर एक आदमी ने 750 रुपये दिए, टोटल कितने रुपए दिए, कॉस्ट दी उसने 750 रुपीज, तो मैच कितने खेले होंगे। देखो कॉस्ट का मतलब है y, तो हमें y की वैल्यू दी, टोटल कॉस्ट का मतलब y ही तो है, तो इस इक्वेशन में आप y की जगह 750 लगा दो, 200 जमा 50 m की वैल्यू निकाल दो, खत्म कहानी। इसको वहां भेजा, माइनस करा, 750 में से 200 बराबर में 50 m, 750 में से 200 का कितना आता है, 550 बराबर 50 m। ये 50 को नीचे भेज देते हैं यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, कितना आया, तो m क्या था, m था हमारा नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो कितने मैच खेल लिए उसने, 11 मैच खेल लिए उसने। क्लियर इतनी बात। देखो जितने भी बीच बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स, सारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अगर किताब बनाने वालों ने दिए हैं दैट मीन्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछेंगे, आपको एक डीपर मैथमेटिक की अंडरस्टैंडिंग देंगे आपको, ठीक है। सीधा सीधा अगर मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करा तो मुश्किल से बता रहा हूँ तुम्हें, एक दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन सिलेबस खत्म करना हमारा गोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मैथ्स समझना हमारा गोल होना चाहिए। तो मैथ्स आपको समझ आनी चाहिए, तब जाके पढ़ने का कुछ फ़ायदा किया है आपने। सिलेबस खत्म करने में क्या है, उसको तो आप सॉल्यूशन देख लो, आ गए होंगे गूगल पे इस किताब के सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन देख के टेप दो सारा, वो हो गया सिलेबस खत्म, और समझ भी तो आया कुछ। इसी वजह से सारे एग्जाम्पल्स, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जितनी भी एक एक बात भी बोली हुई है ना किसी लाइन पे, वो सब चीज बताता हूं मैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6, द सम ऑफ 2 नंबर इज 64। ठीक है भाई, कह रहा है 2 नंबर को जोड़ के 64 आता है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, कह रहा है एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, तो अगर ये x है तो ये x से 10 ज्यादा है, और जोड़ के कितना आता है, कुछ समझ नहीं आया। अगर एक नंबर x है तो दूसरा उससे 10 ज्यादा है, दोनों को जोड़ के 64 आता है। क्या आप सोच सकते हो दिमाग में, ऐसे तो नहीं सोचा जा रहा, मगर ऐसे कर देंगे हम चुटकियों में। कितना हो गया बताना, x जमा 10 बराबर 64। ये 10 यहाँ जाके माइनस होगा, इनका कितना हो गया, 2x हो गया, 64 में से 10 गया तो 54 आया। x की वैल्यू कितनी हुई, 54 अपॉन में 2, कितना हुआ ये गया कितने पे, 2 पे, ये गया 7 पे, तो x आया 27। तो पहला नंबर तो मिल गया। दूसरा नंबर निकाल सकते हैं क्या, हम निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर हमें पता है उससे 10 ज़्यादा था, तो x की वैल्यू 27 है, यहाँ रख दो, दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 27। सेकेंड नंबर क्या हुआ, इससे 10 ज़्यादा यानी कि 27 से 10 ज़्यादा 54, सॉरी 30, दोनों को जरा ऐड करना कितना होता है, तो बात हमारी ठीक बन रही है ना। दोनों नंबर्स को जोड़ के 64 आना चाहिए और दूसरा एक पहले से 10 ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है एक पॉलिनोमियल को समझाने के लिए।
कोई भी पोलिनोमियल कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना, ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये एक मशीन की तरह है बेसिकली, है ना। इस पोलिनोमियल के अंदर अगर हम x की वैल्यूज को एंटर कराएंगे तो ये पोलिनोमियल हमें y की वैल्यूज को बाहर निकाल के देगा। कुछ समझ नहीं आया, समझो मेरी बात को। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 लगाऊं, x की वैल्यू x की जगह पे 1 लगाओ, 3 1 जा प्लस 1 4 बराबर किसके है, कुछ समझ नहीं आया। तो y की वैल्यू कितनी आई, तो हमने वैल्यू किसकी डाली थी, वैल्यू किसकी मिल गई। तो ये एक फैक्ट्री की तरह है कि आप मशीन में क्या होता है, आप कुछ चीज़ डालते हो और कुछ चीज़ बाहर निकलती है ना, कुछ इनपुट देते हो कुछ आउटपुट। तो जो x है वो हमारा इनपुट है और जो y है वो हमारा आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल x की जगह आप 6 डालोगे तो y की जगह क्या मिलेगा, देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 जमा 1, y बराबर 6 × 18 और 1। तो हमने डाली किसकी वैल्यू थी, मिली किसकी वैल्यू। तो इसको एक मशीन की तरह समझाया गया है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नहीं, बस एक एनालॉजी है, यहाँ पे फिगर में समझाया हुआ है, आपको भली बातें समझ आ गया होगा। जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समझना मेरी बात को। मैंने ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो y एक क्या है, एक पोलिनोमियल है। y क्या है, एक किस में पोलिनोमियल है, मतलब किसका पोलिनोमियल है। आप बोलोगे y x का एक पोलिनोमियल है। क्या बोलोगे, y इज अ पोलिनोमियल ऑफ x। अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 1, y किसका पोलिनोमियल है, t का। y इज अ फंक्शन ऑफ t बोल सकते हो या y इज अ पोलिनोमियल ऑफ t बोल सकते हो। इसको लिखने का एक तरीका है f(x), ऐसे लिख देते हैं इसको हम। इससे पता लगा क्या लगा कि जो y है वो एक फंक्शन है x का। फंक्शन मतलब कि एक पोलिनोमियल है। अभी फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल को एक ही बात समझो, हालांकि फंक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, पोलिनोमियल उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी के लिए आपकी क्लास के हिसाब से फंक्शन पोलिनोमियल सेम, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, f अंदर क्या लिखूंगा बताओ, t क्यों, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, y इज इक्वल्स टू fx लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते कैसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मानो z लिखा हुआ है, इधर y है, तो इधर मुझे 3z² प्लस 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। ये z है ना, ठीक है। तो इधर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब मुझे बात बताओ, तीनों के अंदर ही इनपुट आउटपुट बताओ। इनपुट को किस में डाल, बेसिकली जो इनपुट डालेंगे वो किस में डालेंगे इसमें। आप बोलोगे x है क्या, x इनपुट है और आउटपुट क्या है, y की वैल्यू में मिल जाएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो fx की वैल्यू में मिल जाएगी, y ही तो fx है। इधर बताना इनपुट क्या है और बाहर क्या मिलेगा, या फिर ft, y की जगह आप ft भी लिख सकते हो। इधर बताना इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इधर बताना बोलना, इनपुट, आउटपुट, या फिर q इज अ फंक्शन ऑफ। उसको हम पढ़ेंगे कैसे, q इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी p इज अ फंक्शन ऑफ q, ठीक है। और सॉरी p इज अ फंक्शन ऑफ q नहीं, w इज अ फंक्शन ऑफ q, है ना। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ z, y इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसी तरह w इज अ फंक्शन ऑफ q। मतलब w जो है वो q का एक फंक्शन है, q के बदल जाने से w बदल जाता है। ये ऐसे समझा रहा है, बात समझ गए। अभी थोड़े दिन पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, ठीक है, याद है तो थोड़ी बहुत। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मैंने, चलो ऐसे लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक का, या स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो। एक और इक्वेशन पढ़ी थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ at²।
हियर एस इज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हियर एस इज अ इक्वेशन ऑफ टाइम। चलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन तो सब करा ही दिया मैंने, ठीक है।